हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 24 है, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन जरूर करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 24 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पूरी तरह से पढ़ेंगे, ताकि जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए हमारे आंसर मिस ना हो। चलिए दोस्तों, ए नंबर विकल्प है 2, बी नंबर विकल्प है 4, सी नंबर विकल्प है 1 और डी नंबर विकल्प है 3। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 3, यानी विकल्प नंबर डी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। चलिए दोस्तों, ये क्या करके हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल है दोस्तों, जिसमें प्रावधान किया गया है। यानी 352 1, 356 2 और 360 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 352, ये दोस्तों राष्ट्रीय आपात है, यानी नेशनल इमरजेंसी है। यह दोस्तों, अब आप लोगों से पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात किसमें वर्णित है? तो वर्णित है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो आप 352 करेंगे। उसके बाद दूसरा 356, जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता दी गई है, यानी कोई भी राज्य संविधान के दोस्तों नियमानुसार ना चल रहा हो, इसका मतलब होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। यह है दोस्तों आर्टिकल 356 में। अब 352 हो गया, 356 हो गया, एक बचा है 360। 360 में दोस्तों वित्तीय आपात है। किसका? वित्तीय आपात है। तो ये 3 प्रावधान है दोस्तों, 352, 356, 360, 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था का अंग नहीं है? पंचायती राज संस्था का अंग नहीं है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले बेसिक बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हर परीक्षाओं में लगभग पूछे ही जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। तो पूछा था दोस्तों कौन? तो लॉर्ड रिपन होता है, यानी स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान के आर्टिकल 40 में क्या है दोस्तों? डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये भाग पूछा जाता है दोस्तों, तो इस संविधान का भाग 4 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। क्या? पंचायती राज। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता, कौन दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुतियों को स्वीकार किया। यानी दोस्तों जो हमारे यहाँ पंचायती राज चल रहा है, इसकी किसकी संस्तुतियों के या दोस्तों समिति के प्रतिवेदन या दोस्तों उनके नियमानुसार है। तो बलवंत राय मेहता आप कीजिएगा। पंचायती राज जो लागू है हमारे यहाँ दोस्तों त्रिस्तरीय चल रहा है, वो बलवंत राय मेहता संस्तुतियों के आधार पर दोस्तों लागू किया गया था। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को आरंभ किया। यानी दोस्तों ये लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? राजस्थान में। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नागौर। ध्यान दीजिएगा, 1959 2 अक्टूबर पंचायती राज आरंभ किया गया। अब इसमें दोस्तों जो बलवंत राय मेहता ने 3 संस्तुतियां दी, वो हमें बताना है कौन कौन से हैं। तो उसमें दोस्तों ग्राम पंचायत है, जिला ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक, और जिला पंचायत। अब विकल्प देख लीजिए, तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा हमारा डी सही होगा। उसके बाद दोस्तों पंचायत परिषद, या आप इसको दोस्तों क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक कह सकते हैं, तो सी भी हो जाएगा।
और एक है जिला पंचायत या जिला परिषद, जो कि विकल्प नंबर ये। तो बचा क्या दोस्तों, विकल्प नंबर बी बचा है, जो कि हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताना था दोस्तों। तो नहीं कौन है, परिषद, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम में पढ़ें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट में जो शब्द दिया जाता है वो बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं किया जाता है कि हमें सही बताने हैं, गलत बताने हैं, सत्य बताने हैं, असत्य कथन का चयन करना है। अब हम एग्जाम में दोस्तों, एग्जाम के प्रेशर के कारण क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, वो अपने आंसर कर देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि हमारे आंसर गलत हो गए। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट अधिकार एक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कुछ अधिकार संघ के पास हैं, कुछ अधिकार राज्य के पास हैं, कुछ अधिकार दोस्तों संघ व राज्य दोनों के पास हैं। ये अवशिष्ट अधिकार है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास है दोस्तों, एक है संघ सूची, जिस पे दोस्तों कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये है दोस्तों ये अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट अधिकार। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है, व समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद व राज्य की विधायिका दोनों का है। लेकिन अगर दोनों के बीच किसी भी बात पर विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब ये अवशिष्ट अधिकार विकल्प में दिया गया दोस्तों, तो ये भी केंद्र के पास है। किसके पास, केंद्र के पास, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग और एक दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आप दोस्तों यूपीएससी जानते हैं, जो कि दोस्तों आईएएस आईपीएस इन सभी चीज़ों की दोस्तों क्या करता है, एग्जाम करवाता है। यूपीएससी है दोस्तों, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग, उनका दोस्तों उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है दोस्तों, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बताने दोस्तों, स्टैटिक जी के क्वेश्चन है भारतीय संविधान का। हमारा आंसर होगा दोस्तों केसी नियोगी, यानी विकल्प नंबर सी, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक केंद्र के दोस्तों व राज्य के संबंध में दिया गया है। संविधान के धारा अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक केंद्र व राज्यों का दोस्तों प्रावधान किया गया है। उसके बाद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता संबंधी वर्णन है। फिर 11 के बाद दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों भाग 1 है, 5 से 11 भाग 2 है और 12 से 35 ये भाग 3 है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें दोस्तों आप लोग जानते हैं 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। प्रारंभ में दोस्तों मूल संविधान में 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार रह गया है। तो टोटल दोस्तों मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधान, उसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और यह था दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 6 दोस्तों मूल अधिकार हैं। एक था दोस्तों आर्टिकल 30 में संपत्ति का अधिकार, जिसे मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बताना है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बी.एन. राव को। किसे? बी.एन. राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। सरकारी आयोग संबंधित है किससे, ये हमें बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध से या केंद्र राज्य संबंधों से, ऐसा भी लिखा जाता है विकल्प में। तो जैसा भी आएगा आप लोग आंसर कर लेंगे दोस्तों। सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से या केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में दोस्तों आप लोग जानते होंगे विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से हम लोगों को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताने हैं। चलिए दोस्तों इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी और समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब बचते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ए नंबर विकल्प। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति बार बार पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर का हमारा हो गया है। वल्लभ भाई पटेल किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति व मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, दो समितियों के भी अध्यक्ष थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय संविधान समिति एवं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जे.बी. कृपलानी बचता है दोस्तों। तो जे.बी. कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। किसके? झंडा समिति के अध्यक्ष। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के जरिए कम सॉल्व होते हैं तो टेस्ट सीरीज का आप लोग पुनः रिवीजन जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।